नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हमारे चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक्स सॉल्यूशन वीडियो डेली मिल रही हैं, यानी कि हम एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ रहे हैं। और ये बुक आपके, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, पुलिस का एग्ज़ाम अभी यूपी पुलिस का आया है, अदरवाइज़ आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स अवश्य पढ़नी हो, केबीएस हो, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। और हम आपको यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट की तैयारी भी करवाएंगे अपने चैनल पर। और हमारे चैनल पर ये सारी तैयारियां आपको फ्री में कराई जाएंगी, कोई भी आपसे पैसे नहीं लगेंगे। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। चलो शुरुआत करते हैं। और ये आज आपकी पॉलिटी की तीसरी क्लास है। हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई और ये पॉलिटी भी हमारी क्लास 6 की कंप्लीट होने वाली है। आज इसका चैप्टर 3 है और इसके बाद हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। यानी हम 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी की क्लासें आपको दी जाएंगी चैनल पर। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अध्याय आपका 3 है और चैप्टर का नाम है आपका सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्री सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। सरकार से कामकारों के अधिकारी की बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, ये इस तरीके से सरकारें हमारे लिए काम करती हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कहीं सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ठीक है, ये हमारे किसके कार्य होते हैं, ये सारे सरकार के कार्य होते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। जो चीज़ हम एनसीईआरटी पढ़ने से, हमारे दिमाग में बुक पढ़ने से सीधी सीधी हमारे माइंड में जो अंकित हो जाती हैं, वो हमारी कहीं अन्य से अंकित नहीं होती हैं। इसीलिए मैं सीधा सीधा आपको चैप्टर ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं कोई भी आपको नोट्स नहीं देती हूँ एनसीईआरटी के, और मैं मतलब इसको शॉर्टकट में भी नहीं आपको पढ़ाती हूँ। मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ। नोट्स आप स्वयं बनाइए इस चैप्टर को पढ़ने के साथ। और ये वीडियो आप कम से कम 2 बार अवश्य देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और उन नोट्स को अपने एग्जाम टाइम उनका रिवीजन कीजिएगा। आपको 100% इससे लाभ मिलेगा। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। यानी ये सारी चीजें किसके उदाहरण हैं, तो ये सरकार के उदाहरण हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। सरकार के स्तर, अब बात करते हैं सरकार के स्तर की। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य का स्तर का मतलब है पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। यानी स्थानीय सरकारें आपकी नगर पालिका हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, इस तरीके से होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये भारत प्रशासनिक प्रभाग 2011 का है ये, और मैप पढ़ना आपको अवश्य आना चाहिए। आपको ये अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि हमारे भारत के मैप में कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, और यह इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। मैप पढ़ना आपको अवश्य आना चाहिए। कौन सी दिशा आपकी कहाँ होती है, ये आपका उत्तर होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये नीचे आपका, यहाँ आपका दक्षिण होता है। मैप मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका बाईं तरफ पश्चिम होता है, ठीक है। ये इधर आपका पश्चिम होता है। ये दिशाएं आपको अवश्य आनी चाहिए, और इन दिशाओं के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, और किस राज्य में बड़े बड़े जो महानगर हैं वो भी हमारे कहाँ स्थित हैं। और यहाँ से इस तरीके से आपसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकती है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। यानी हमारे भारत में कैसी सरकार है? लोकतंत्र है, यानी हमारे यहाँ हम चुन के अपनी पसंद का नेता चुनते हैं। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है, यानी ये स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते,
हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ये अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। बच्चों से इस तरीके से आप पूछ सकते हो। आपके यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और आप कैसी व्यवस्था चाहेंगी? इस तरीके से ये एक्टिविटी है, ये आप बच्चों से करवा सकते हो। अब आगे चलते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यानी गांधी जी ने ये 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था। वोट्स फॉर वोमेन। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। और ये रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम हिस्ट्री की बुक में पढ़ चुके हैं। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती थी। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्र को देखो। वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाएं। भारत के पड़ोसी देश, अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम, अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों के नाम, अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग। और इस तरीके से आप बच्चों से ये तालिका बनवा सकते हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री का ये संबंध क्या है, और ये आपके अभ्यास प्रश्न है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं और ये आपका चैप्टर है 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
तो यहाँ से आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं। पढ़ते रहिए और अपने नोट्स अवश्य बनाइए। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।